हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी आज की क्लास है छायावादी युग पर। छायावादी युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। छायावादी युग पर हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उन क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही छायावादी युग के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन सबको संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51, राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में गलत है। बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य है जो राम की शक्ति पूजा से संबंधित नहीं है। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की रचना है, निराला की। राम की शक्ति पूजा पर कृतवास रामायण का प्रभाव है। इसे लंबी कविता माना गया है। अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 माना गया है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 नहीं 1936 माना जाता है। 1936। राम की शक्ति पूजा पर कृतवास रामायण का प्रभाव है। कृतवास रामायण जो कि बांग्ला भाषा की रामायण है, बांग्ला भाषा की रामायण है, बांग्ला नहीं बांग्ला भाषा की रामायण है, बांग्ला रामायण। इसे लंबी कविता माना गया है। इसमें 317 पंक्ति की यह रचना है। प्रबंधात्मक लंबी कविता है ये, प्रबंधात्मक लंबी कविता मानी गई है। याद रखना है। अनामिका काव्य संग्रह में यह संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 माना गया है। याद रखना है। इसमें राम के मानसिक द्वंद्व और हताशा का भाव अभिव्यक्त हुआ है। याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। सरोज समर्ति, परिमल, गीतिका, जूही की कली। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोज समर्ति, जो कि ये सारी रचनाएं निराला की मानी जाती हैं। ये सारी रचनाएं निराला की है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। सरोज समर्ति जो कि निराला की 1935 ईस्वी की रचना है। इसमें इन्होंने अपने 18 वर्ष की पुत्री, जिसका नाम सरोज है, 18 वर्ष की पुत्री सरोज की करुण स्मृति में यह रचना लिखी थी, सरोज समर्ति, जिसे कि हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। याद रखना है। ये सारी रचनाएं निराला की है। सरोज समर्ति, परिमल, गीतिका, जूही की कली। गीतिका की भूमिका हमने पढ़ा था कल कि गीतिका की भूमिका किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने गीतिका की भूमिका लिखी है। सरोज समर्ति 1935 ईस्वी, और इसमें उन्होंने 18 वर्ष की पुत्री सरोज की करुण स्मृति में यह काव्य लिखा, सरोज समर्ति, जिसकी एक पंक्ति है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कही नहीं। यह पंक्तियाँ किससे है? सरोज समर्ति से है। याद रखना है। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? अनामिका, परिमल, जूही की कली या इनमें से कोई नहीं? प्रथम कविता पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जूही की कली, जो कि निराला की प्रथम कविता मानी जाती है, जिसका रचनाकाल है 1916 ईस्वी। इसमें निराला का मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने जूही की कली में मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग किया था। इसमें मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग निराला ने जूही की कली, जो उनकी प्रथम कविता थी, उसमें इन्होंने किया। 1916 ईस्वी इसकी रचना काल है। जूही की कली को सरस्वती पत्रिका ने अश्लीलता की बात कहकर छापने से मना कर दिया था। किसने? जो कि द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ने अश्लीलता की बात कहकर इसे छापने से मना कर दिया था। बाद में यह मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में?
मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देने वाला पॉइंट है कि जूही की किली उनकी प्रथम कविता है, जबकि याद रखना है अनामिका उनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। किनका? निराला का। अनामिका प्रथम काव्य संग्रह। और प्रथम कविता कौन सी है? जूही की किली। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से हर बार प्रश्न किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, निराला, रामदर्शी दिनकर, हरियोध। सही आंसर बताना है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध, सही आंसर निराला का साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था। याद रखना है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, ये पूछा है। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस रचना से है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि ये पंक्तियां किस रचना से है। कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से। राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां ली गई हैं। आपको बताना है कि इनमें किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इन पंक्तियों में निराला के जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें जो कि निराला के जीवन के हताशा, पराजय, उनके अकेले रह जाने की पीड़ा या निराशा का बोध कराती है। ये पंक्तियाँ किसके? निराला की। याद रखना है, राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियाँ हैं। निराला के जीवन सत्य का यह बोध कराती है। इसमें निराला की हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की जो पीड़ा है और जो उनकी निराशा है उनका बोध कराती है। याद रखना है। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, सांध्य काकली, स्रोत स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। बताना है निराला की अंतिम कविता कौन सी है। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? अभी हमने पढ़ा जूही की कली। अभी आपको बताना है अंतिम कविता कौन सी है। तो अंतिम कविता है ऑप्शन डी, पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह उनकी अंतिम कविता मानी जाती है, जिसका रचना काल है 1961 ईस्वी। और निराला की मृत्यु कब हुई थी? निराला की मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में निराला की मृत्यु हुई थी और यह उनकी अंतिम कविता है, जो इसका रचना काल है 1961 ईस्वी। याद रखना है। सांध्य काकली जो कि निराला का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। याद रखना है, अंतिम काव्य संग्रह। काव्य, एक सेकेंड, संग्रह सांध्य काकली, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1969 ईस्वी, जो कि उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था, मरणोपरांत प्रकाशित। याद रखना है। हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि उनकी पहली कविता कौन सी है? जूही की कली। अंतिम कविता कौन सी है? पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, जिसका रचना काल माना गया 1961 ईस्वी। उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका उनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। और उनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है सांध्य काकली, जो कि 1969 ईस्वी की रचना काल है इसका, जो कि उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था। सांध्य काकली अंतिम काव्य संग्रह। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, पंक्ति किसकी है? टीजीटी परीक्षा में यह पूछा गया है, नेट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये पंक्तियाँ उन्होंने किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला की यह पंक्ति है जो उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखी है। परिमल की भूमिका।
परिमल की भूमिका में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कि जैसे मनुष्यों की कर्म के बंधन से मुक्ति होती है, उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होती है। किससे? छंदों के शासन से या छंदों के बंधन से। ध्यान देना है, मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से, उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होती है छंदों के बंधन से। और यह उन्होंने निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, याद रखना है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा है। पंत जो कि छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, छायावाद के विष्णु, याद रखना है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत। छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा है, याद रखना है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। किसने कहा है? अज्ञेय ने सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली बात है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, जबकि तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, याद रखना है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि अज्ञेय ने सुमित्रा नंदन पंत को कहा है, और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कला और बूढ़ा चांद जिसकी रचना काल है 1959 ईस्वी और 1960 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक सेकंड। कला और बूढ़ा चांद जिसका रचना काल माना गया है 1959 ईस्वी और इसे 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह रचना किसकी है? इसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी, कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, जिसका रचना काल है 1959 ईस्वी और 1960 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। पंत को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चिदम्बरा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, उसके जिसका रचना काल है 1959 ईस्वी और इसे 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा, जिसका रचना काल है 1959 ईस्वी। 1968 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था, याद रखना है। पल्लव, जो कि छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, याद रखना है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है लोकायतन, उच्छ्वास, गुंजन, अतिमा। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकायतन, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। इसका रचना काल माना गया है 1964 ईस्वी।
सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। 1966 में इसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें लोकायतन में 7 सर्ग माने जाते हैं। 7 सर्ग जिन्हें 7 द्वार भी कहा जाता है। इसे 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम खंड में 3 सर्ग है और दूसरे खंड में 4 सर्ग है। प्रबंध काव्य है ये, प्रबंध काव्य याद रखना है। लोकायतन जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। 1964 ईस्वी इसका रचना काल है। 1966 ईस्वी में इसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 7 सर्ग या 7 सर्ग है, जिन्हें 7 द्वार भी कहा जाता है। 2 खंडों में यह विभाजित है। प्रथम खंड में 3 सर्ग माने जाते हैं और दूसरे में 4, याद रखना है। छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। उच्छ्वास, गुंजन, ग्रंथि, वीणा। छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। ये ऐसे नहीं पूछा है कि छायावाद और प्रगतिवाद, बल्कि सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत ने 4 काव्य धाराओं में रचना की है। छायावाद काव्य धारा, प्रगतिवाद काव्य धारा, अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य धारा और नव मानवतावादी काव्य धाराओं में 4 काव्य धारा में उन्होंने रचना की है। अब इनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल किस रचना को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुंजन। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। 1932 ईस्वी इसका रचना काल है। 1932 ईस्वी इसका रचना काल है और यह अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है। किसकी? पंत की। अंतिम छायावादी रचना पंत की मानी जाती है। ये चारों रचनाएं उनके छायावादी काव्य धारा की रचनाएं हैं। छायावादी काव्य धारा की रचनाएं हैं चारों। उच्छ्वास, गुंजन, ग्रंथि, वीणा और एक और है पल्लव। 5 रचनाएं हैं जो उनकी छायावादी रचनाएं मानी जाती है। और गुंजन उनकी जो रचना है 1932 ईस्वी इसका रचना काल है, वो उनकी अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है। और छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल भी कहा जाता है गुंजन को, याद रखना है। पंत की पहली कविता कौन सी है? पंत की पहली कविता कौन सी है? उच्छ्वास, गिरजे का घंटा, ग्रंथि या वीणा। वीणा जिसका रचना काल 1927 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, गिरजे का घंटा जो कि 1916 ईस्वी, याद रखना है। उच्छ्वास उनकी पहली छायावादी रचना मानी जाती है। किसकी? पंत की। ये चारों रचनाएं पंत की है। उच्छ्वास, एक सेकंड, यहाँ पे 20 है, 1920। उच्छ्वास 1920 जो कि उनकी पहली छायावादी रचना मानी जाती है। पहली छायावादी रचना। आपसे पूछा है पंत की पहली कविता कौन सी है? ऑप्शन बी, गिरजे का घंटा सही आंसर है। उनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा, 1916 रचना काल है, पहली कविता मानी जाती है। और यहीं से उनके काव्य यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। किसके? सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा की शुरुआत मानी जाती है उनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 से। उच्छ्वास जो उनकी पहली छायावादी रचना है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। प्रसाद जिनका दर्शन माना गया है प्रत्याभिज्ञ दर्शन, किसका माना गया है? प्रसाद का। निराला का माना गया है अद्वैत दर्शन।
अद्वैतवाद दर्शन, महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन और पंत का अरविंद दर्शन। अरविंद दर्शन से प्रभावित उन्होंने रचनाएं लिखी है। उन्होंने 4 काव्य धाराएं की रचनाएं लिखी हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन से प्रभावित और नवमानवतावाद। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की शक्ति कही जाती है, निराला जो कि महेश कहे जाते हैं, प्रसाद जो कि ब्रह्मा कहे जाते हैं छायावाद के, ब्रह्मा, और पंत जो कि विष्णु कहे जाते हैं। याद रखना है चारों, ये इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी पे ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं कि उनके दर्शन और छायावाद के 4 आधार सतम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। छायावाद के अंत या मृत्यु का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? अंत या मृत्यु का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए युगांत, जिसकी रचना काल है 1936 ईस्वी। इसमें पंत ने स्वयं कहा है कि मैं युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करता हूँ। किसने कहा है? पंत ने स्वयं कहा है युगांत रचना में, जो कि उनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए युगांत। ये तीनों रचनाएं उनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। किनकी? पंत की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। प्रगतिवादी काव्यधारा की रचनाएं मानी जाती है। प्रगतिवादी काव्यधारा की रचनाएं मानी जाती है युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। और इसी से प्रगतिवाद, युगांत में वो छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं और इसी से प्रगतिवाद का उदय होता है। प्रगतिवाद की शुरुआत होती है युगांत से। ये तीनों रचनाएं प्रगतिवाद की रचनाएं हैं, याद रखना है। किस रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वाणी कहा? यह प्रश्न पूछा गया है, नेट परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है कि किस रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वाणी कहा? तो ऑप्शन बी युगवाणी या युग की वाणी। किसकी रचनाएं हैं? तीनों रचनाएं हैं पंत की, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, हमने अभी पढ़ा। जिसमें वो युगांत में तो छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं, युगवाणी में वो प्रगतिवाद को अपने युग की वाणी कहा है। ग्राम्य जिसको कि पंत प्रगतिवाद दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानते हैं, युगांत को छायावाद दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानते हैं, वो युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं। तो ग्राम्य में वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण की उनकी अंतिम रचना मानते हैं। प्रगतिवादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना किसको मानते हैं? ग्राम्य को प्रगतिवादी दृष्टिकोण की यह उनकी अंतिम रचना है, याद रखना है। युगवाणी जिसका रचना काल माना गया है 1939 ईस्वी, जिसमें उन्होंने प्रगतिवाद को अपने युग की वाणी कहा है, याद रखना है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत का। कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से ही मिली, यह कथन किस कवि का है? इंपॉर्टेंट है, नेट परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी पंत कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से ही मिली है, यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है, जिसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, याद रखना है, क्योंकि पंत ने प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस वर्णन किया है, सरस चित्रण किया है, याद रखना है। कामायनी का पूर्व संस्करण
किस रचना को कहा जाता है? कामायनी का पूर्व संस्करण किस रचना को माना जाता है? प्रेम पथिक, उर्वशी, लहर, आंसू। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक को कामायनी का पूर्व संस्करण कहा जाता है। प्रेम पथिक जो कि गोल्डस्मिथ की रचना है हर्मिट, उसका प्रभाव माना गया है प्रेम पथिक पर। किसका? गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का प्रभाव माना गया है। 1913 ईस्वी इसका रचना काल है। 1913 ईस्वी इसका रचना काल है। प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखना है, कामायनी का पूर्व संस्करण प्रेम पथिक को कहा जाता है। 1913 ईस्वी की रचना है प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। अब पॉइंट ध्यान देने वाला कौन सा है? पॉइंट ध्यान देने वाला पॉइंट है कि उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। क्या पढ़ा हमने? कि कामायनी का पूर्व संस्करण कहा जाता है प्रेम पथिक को, और उर्वशी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। याद रखना है, दो अलग अलग कोटेशन है। प्रेम पथिक को कामायनी का पूर्व संस्करण, उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। पंत की कौन सी नव मानवतावादी युग की रचना नहीं है? जैसे कि हमने पढ़ा, उन्होंने 4 युगों में रचना की है, छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं और नव मानवतावादी युग की। आपको बताना है कि उनकी नव मानवतावादी युग की रचना नहीं है। लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य। अभी तक आपके माइंड में इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है अच्छे से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम्य, जो कि उनकी प्रगतिवादी युग की रचना है। पंत की प्रगतिवादी रचना है कौन सी? ग्राम्य। बाकी लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ये तीनों उनकी नव मानवतावादी रचनाएं हैं। नव मानवतावादी रचनाएं हैं लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, जिसमें कि हम तीनों रचनाओं को पढ़ चुके हैं। लोकायतन पर उन्हें सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा पर उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किसका है? राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, भागीरथ मिश्र का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथ मिश्र की यह कोटेशन है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखना है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी परीक्षाओं में यह कोटेशन पूछा गया है। शांतिप्रिय द्विवेदी का, सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का, नंद दुलारे वाजपेयी का? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का यह कोटेशन है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, बल्कि भावों की अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार होते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, परगीत काव्य, नाटक या चंपू काव्य? उर्वशी जिसका की रचना काल माना गया है 1909 ईस्वी। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। यह एक चंपू काव्य है, 1909 ईस्वी रचना काल है। और उर्वशी को हमने अभी पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी है उसको कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, नेट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण किसको कहा जाता है? उर्वशी को। जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1909 ईस्वी रचना काल है, चंपू काव्य है, याद रखना है।
इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नहीं है पूछा है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, निर्जा। यामा जो कि 1940 ईस्वी की रचना है। दीपशिखा जो कि 1942 ईस्वी का इसका रचना काल है। निर्जा 1935 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार, जो कि महादेवी वर्मा की रचनाएं नहीं है बल्कि अज्ञेय की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। यामा 1940, दीपशिखा 1942, निर्जा 1935, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है। यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा की रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहाँ लिख देते हैं, चांद पत्रिका में। किसकी? चांद पत्रिका में महादेवी वर्मा की रचनाएं प्रकाशित होती थी। कंफ्यूज नहीं होना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, 1940 ईस्वी रचना काल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। निर्जा जो कि 1935 ईस्वी इसका रचना काल है। 1936 ईस्वी में इसे सेकेसरिया पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। किसे? निर्जा को 1936 ईस्वी में सेकेसरिया पुरस्कार, सेकेसरिया याद रखना है। दीपशिखा 1942, आंगन के पार द्वार जो कि अज्ञेय की रचना है। महादेवी वर्मा की रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। छायावाद युग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक क्लास इस पे और आएगी। अभी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अभी तक अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।